हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रकाश के परावर्तन के बारे में और परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में परावर्तन के लिए कारक हमने दर्पण का अध्ययन किया था और उसके जस्ट बाद में आपने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हमने हमारे कल के वीडियो के अंदर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि गोलीय दर्पण जो कि दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। इन दोनों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। हमने किरण आरेख के द्वारा ये प्राप्त किया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण 6 स्थितियों में हो सकता है। उनमें से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। और ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है और वस्तु से बड़ा हो सकता है। जबकि एक स्थिति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वो केवल और केवल वस्तु से बड़ा ही हो सकता है। अगर आपको बोला जाए कि अवतल दर्पण से वस्तु के बराबर का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो संभव नहीं है। और अगर आपको ये कहा जाए कि आपको अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो भी संभव नहीं है। वस्तु से केवल और केवल बड़ा आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है अवतल दर्पण से, वो भी केवल एक ही स्थिति में, एक ही स्थिति में। कब? जब वस्तु F और P के बीच में रखी हुई होगी। ठीक है, यदि वस्तु F और P के बीच में नहीं होती, किसी अन्य स्थिति में होती है, तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। उस स्थिति में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर अवतल दर्पण के सामने कहीं पे भी वस्तु रख दी आपने तो हर स्थिति में आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, एक स्थिति में बनता है। हर एक स्थिति में नहीं बनता, एक स्थिति में ही बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से समतल दर्पण जो होता है उससे हमेशा वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के बराबर का होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जबकि उत्तल दर्पण से प्राप्त होने वाला जो सीधा और आभासी प्रतिबिंब होता है, दो स्थितियों में बनता है सीधा और आभासी प्रतिबिंब, लेकिन दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा और आभासी मिलेगा और वस्तु से छोटा ही प्राप्त होगा। मतलब उत्तल दर्पण के सामने चाहे वस्तु को आपने कहीं पे भी रख दिया हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा ही होगा। ठीक है, इसीलिए जो गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं, पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगे हुए होते हैं दोनों साइड में, उनमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम देखने का प्रयास करें। हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया था। अब हमें देखना है गोलीय दर्पण के लिए कुछ और संबंधों का सत्यापन हमें करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चिन्ह परिपाटी के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं आपको आगे इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। आपको ध्यान रखने के लिए जो फॉर्मेट है वो मैं बता दूंगा कि भाई क्या होता है और कैसे होता है ना, याद कैसे रखा जाएगा। उससे पहले मैं आपको पूरा एक तरीका बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में कोई एक गोलीय दर्पण है, अनिवार्य नहीं है कि आप ये अवतल दर्पण ही लो, हो सकता था ये उत्तल दर्पण होता। ठीक है, ये इस अवतल दर्पण के लिए हमने मुख्य अक्ष ले ली। ये हो गया हमारे पास में ध्रुव P, या फिर इन बिंदुओं को छोड़ दीजिए आप। ये हमारे पास में एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब जैसे आपने पीछे ग्राफ बनाए थे कक्षा 10 में, ग्राफ हमने किस प्रकार से बनाए थे, हमने इस प्रकार से ग्राफ बनाए थे। ये होता है हमारे पास में x डैश और ये y और ये y डैश। हमने बोला था कि दाईं ओर जाते हैं तो इस x का मान प्लस में होता है, बाईं ओर जाने पे इस x का मान माइनस में होता है, ऊपर की तरफ y का मान प्लस में होता है और नीचे की तरफ y का मान माइनस में होता है। यही बोला था ना हमने। जैसा आपने पीछे ग्राफ में किया था वैसा यहाँ करना है। राइट साइड में जो दूरियां होती हैं वो आपको कैसे लेनी है, प्लस में लेनी है, धनात्मक लेनी है। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और इसके अलावा लेफ्ट साइड वाली जो दूरियां हैं ये हमेशा कैसी ली जाएगी, माइनस में ली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ऊपर की तरफ वाली जो दूरियां हैं ये हमेशा ही किस में ली जाएंगी, प्लस में। और नीचे की तरफ वाली जो दूरियां हैं, नीचे की तरफ बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी ऊंचाई कैसी ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो यहां से कुछ बातें जो अनिवार्य है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, आगे मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से आपके लिए। पहली बात तो ये है कि आपने बोला कि लेफ्ट साइड वाली जो दूरियां हैं किस में आएंगी, माइनस में आएंगी ना। तो आप एक बात देखो, वस्तु हमेशा कौन सी ओर रखी जाती है दर्पण के, बाईं ओर रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है। मतलब ये दर्पण है और वस्तु आपने यहाँ पे रखी है, तो ये जो वस्तु की दूरी है ये किस में आएगी, हमेशा माइनस में आएगी। वस्तु की जो दूरी होती है जिसको हम u से दर्शाते हैं, वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है ना, चाहे दर्पण से दूरी देख लो और चाहे लेंस से दूरी देख लो, ये u होती है। इसको ये हमेशा ही माइनस में होती है। ठीक है ना, मतलब वस्तु की दर्पण से दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, चाहे वो किसी भी लेंस के लिए आप देखते हो, चाहे किसी भी दर्पण के लिए आप देखते हो। ठीक है ना, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, या फिर कोई सा भी लेंस हो। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। और हमेशा हम वस्तु को सीधा रखते हैं, तो वस्तु को सीधा रखते हैं तो वस्तु की जो ऊंचाई है h से दर्शाते हैं इसको, ये हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। किसी भी लेंस के लिए, किसी भी दर्पण के लिए वस्तु की ऊंचाई h हमेशा किस में होगी,
प्लस में होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। इसके अलावा जो प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधे प्रतिबिंब के लिए ऊंचाई जो होगी वो प्लस में आ जाएगी, उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऊंचाई माइनस में आ जाएगी। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। आगे का हम प्रयास करते हैं। देखो इसके आगे हम देखें क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ये एक टॉपिक था, हालांकि इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, लेकिन उससे पहले इस एक टॉपिक के बारे में आपने देखा था, इससे आगे हम और कुछ चीजें देखते हैं। देखो अब हमें देखना है किसी गोलीय दर्पण के लिए R व F में संबंध। R का मतलब वक्रता त्रिज्या और F का मतलब वक्रता नहीं फोकस दूरी, सॉरी। ठीक है। किसी गोलीय दर्पण के लिए हमें क्या देखना है, R व F में संबंध देखना है। ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो हमारा टॉपिक क्या है, R व F में संबंध, मतलब वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ठीक है। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो हम प्रयास करते हैं इसको देखने का भी। अब गोलीय दर्पण के लिए होता है ना भाई, आपने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी और उन संबंधित परिभाषाओं में आपको वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R मिली थी और फोकस दूरी यानी F मिली थी। समतल दर्पण में तो होता ही नहीं है ये चीज। ठीक है। इसका मतलब ये है कि गोलीय दर्पण के लिए आपको R और F में संबंध देखना है, और अगर आप गोलीय दर्पण के लिए R और F में संबंध देखते हैं तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो अवतल और एक उत्तल। ठीक है। तो पहले हम लोग संबंध उस दर्पण के लिए देखेंगे, उस गोलीय दर्पण के लिए देखेंगे जो आपकी किताब में दे रखा है। आपकी किताब में ये जो संबंध है इसका सत्यापन किसी एक ही गोलीय दर्पण के लिए दे रखा है ना, और वो केवल अवतल दर्पण के लिए दे रखा है। हम ये संबंध अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्यापित करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो संबंध उस दर्पण के लिए बताऊंगा जिससे सत्यापन आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है। पेपर में किसी भी से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं पेपर में अवतल दर्पण से ही पूछा जाए, उत्तल दर्पण से भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहले इसका जो सत्यापन है वो अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं, और अवतल दर्पण के लिए ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपकी किताब में ये सत्यापन केवल अवतल दर्पण के लिए ही दे रखा है। हम इस सत्यापन को एक एक्स्ट्रा रूप में और कर रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए, जो आपकी किताब में दे नहीं रखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है किताब में नहीं है तो मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पिछले कुछ दिनों में। तो देखो जैसे ये हमारे पास में है एक गोलीय दर्पण जो कि अवतल दर्पण आपने ले रखा है, इसके एक साइड हमने पॉलिश कर दी। ये हो गई हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया फोकस F और ये हो गया वक्रता केंद्र C। ठीक है। अब हमने बोला था कि ये कोई किरण है, जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है इसका यहां से परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो कि हमने पीछे बोल रखा है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बिंदु A जो कि आपतन बिंदु है। अब आपने पीछे एक रूप ये बोला था कि आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो ये आपतन बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। ये रेखा क्या हो गई हमारे पास में, अभिलंब हो गई ना। अब परावर्तन के नियम के अनुसार आपने क्या बोल रखा है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपने बोल रखा था, देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब इनके बीच का कोण क्या होगा, परावर्तन कोण। और परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो अगर ये वाला कोण आपने थीटा ले रखा है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, थीटा हो गया। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण बराबर होंगे, जिनको आप एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये हमारे पास में देखिए एक जेड बन रहा है ना, तो ये हमारे पास में बन गया एक जेड, तो ये कोण थीटा है, तो स्पष्ट बात है ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ऐसे देखो ये पूरा भी तो एक जेड बन रहा है ना, ये पूरा भी एक जेड बन रहा है, तो ये पूरा कोण अगर 2 थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो गया हमारे पास में, 2 थीटा हो गया ना। समझे आप मेरी बात को, ये तो था, है ना। अब इसके बाद में हमें संबंध का सत्यापन करना है, लेकिन उस सत्यापन से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। हमने जो पीछे परिभाषाएं देखी थी उसके अनुरूप देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, इसको हम F से दर्शाते हैं। ठीक है। उसके अलावा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है वो कैपिटल R से दर्शाते हैं, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। ये लेफ्ट साइड में है
और चूंकि ये लेफ्ट साइड में है दोनों की दोनों, बाईं ओर की दूरियां किसमें ली जाएंगी, प्लस में या माइनस में, आपको अभी बताया था मैंने, ग्राफ के अनुरूप होता है ये। तो लेफ्ट साइड में है दोनों, दोनों बाईं ओर है, इसका मतलब इनका मान किसमें आएगा, माइनस में लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब ये दोनों ही दूरियां लेफ्ट साइड में है, माइनस में आएंगे, आर का मान माइनस में होगा, एफ का मान माइनस में होगा। देखते हैं आगे आता है कि नहीं आता। अब इसमें आपको एक काम ये करना है, ये जो आपतन बिंदु है ए, इससे आप मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए। इससे हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया और ये हो गया बिंदु बी। अब एक प्रश्न बनता है हमारे दिमाग में, आप सभी ने पढ़ रखा है, आप चौथी या पांचवी क्लास से सभी ये पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी गोल होती है, ठीक है। अब चूंकि पृथ्वी गोल है और स्पष्ट बात है, हमने पढ़ा ही और इस बात के प्रमाण दिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा कि पृथ्वी गोल होती है। तो यदि पृथ्वी गोल है तो जिस फर्श पर आप खड़े हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उसका फर्श गोल क्यों नहीं है, पृथ्वी गोल है ना। भाई हमने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो अगर पृथ्वी गोल है तो जिस दूरी को, जिस सड़क को, जिस फर्श को हम देख रहे हैं वो गोल क्यों नहीं है, फिर पृथ्वी गोल है तो वो भी गोल ही होना चाहिए। इसका कारण देखिए क्या होता है, इसका कारण ये है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और उस पृथ्वी के हम छोटे से भाग को देख पाते हैं, और अगर आप उसके छोटे से भाग को देखते हो इसलिए वो समतल दिखाई देती है, आपको गोल नहीं दिखाई देती। ऐसे ही ये दर्पण जो है ये बड़ा है और इस दर्पण के आप छोटे से भाग को देखेंगे तो ये जो दर्पण का छोटा सा भाग है वो आपको गोल ना दिखाई देके कैसा दिखाई देगा, समतल दिखाई देगा, है ना। तो ये जो दर्पण है ये ऐसे ना दिख करके ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। ये जो दर्पण ऐसे था ये ऐसे ना होकर के कैसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब ये जो बिंदु P था ये यहां ना होकर के इसी के पास में ही होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिंदु B और P जो है ये लगभग कैसे हैं, संपाती बिंदु हैं। ये कहा जा सकता है कि बिंदु B व P जो है ये लगभग कैसे हैं, संपाती बिंदु हैं, ठीक है। ये कहा जा सकता है कि बिंदु B व P जो है लगभग कैसे बिंदु है, संपाती बिंदु है। संपाती होने का मतलब है कि लगभग दोनों एक ही जगह पे हैं। अगर ये लगभग दोनों एक ही जगह पे हैं तो जो दूरी आप P से नाप रहे थे वो दूरी आप B से भी नाप सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप उस दूरी को चाहे B से नापिए और चाहे P से नापिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, हम यहां पे बोल सकते हैं कि चित्रानुसार बिंदु B व P परस्पर संपाती बिंदु हैं। बिंदु B व P परस्पर संपाती बिंदु हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग त्रिभुज के लिए गणना कर रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ABC। एक त्रिभुज बन रहा है ना ABC, इसके लिए हम गणना करें तो त्रिभुज ABC में हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, थीटा के लिए आप गणना कीजिए, टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो इस थीटा के लिए लंब क्या हो गया हमारे पास में AB और आधार क्या हो गया हमारे पास में BC। तो ये आ जाएगा हमारे पास में AB बट्टा BC। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में ABF। इसके लिए हम देखें तो इसी प्रकार त्रिभुज ABF में अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास में 2 थीटा के लिए हमें गणना करनी है। तो tan 2 थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में AB बट्टा BF, ठीक है। ये आ गया ना अपने पास में। अब यदि हम ये बोले यहाँ पे कि यदि थीटा अत्यल्प है, बहुत कम है, ये थीटा जो आपने कोण ले रखा है ये बहुत ही कम है, यदि थीटा अत्यल्प है, बहुत कम है, तो और आपने पीछे कक्षा 11 में पढ़ा था कि अगर थीटा का मान बहुत कम होता है तो टेन थीटा उस स्थिति में लगभग किसके बराबर होता है, उस स्थिति में टेन थीटा लगभग बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो tan 2 थीटा जो है ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2 थीटा की। भाई tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा की। यहाँ पे कोण कितना है, थीटा, तो ये कोण के बराबर होता है। भाई अगर कोण बहुत कम होता है तो tan थीटा का मान कोण के बराबर हो जाता है। यहाँ पे कोण कितना है, 2 थीटा, तो इस कोण के बराबर हो गया ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें tan 2 थीटा का मान और tan थीटा का मान आपको मिल गया। ये tan थीटा किसके बराबर मिला, थीटा के, जो कि आप इस वाले समीकरण में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां से अगर अपन देखें तो इस समीकरण में आपने tan थीटा का मान क्या लिख दिया, थीटा बराबर AB बट्टा BC तथा
इस समीकरण में देखिए tan 2 थीटा किसके बराबर है 2 थीटा के, तो इस समीकरण में आपने tan 2 थीटा का मान लिख दिया, 2 थीटा बराबर हो जाएगा AB बट्टा BF के। तो यह आ गया हमारे पास में AB बट्टा BF। तो यहां से 2 और इंटू में थीटा का मान आपने ऊपर वाले समीकरण में ज्ञात कर रखा है, वो क्या था हमारे पास में AB बट्टा BC बराबर AB बट्टा BF। तो यहां से AB से AB कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2/BC बराबर 1/BF। अब चिन्ह परिपाटी से अगर अपन देखें, चिन्ह परिपाटी से अब चिन्ह परिपाटी से तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखो BC, B से C तक की दूरी बोलो या P से C तक की दूरी बोलो, हमने बोला था शुरू में ही बोल रखा है B और P संपाती, जो दूरी आप B से नापते हो उसी दूरी को आप P से भी नाप सकते हो, बात एक ही है, बराबर ही है दूरियां। तो चाहे BC बोल दो और चाहे PC बोल दो, एक ही बात है। BC लगभग किसके बराबर हो गई, PC की, और बराबर इस PC का मान देखो कितना लिखा है हमने, R लिख रखा है। तो R का मान लेफ्ट साइड में बाईं ओर होने के कारण से किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये BF बोल दो और चाहे PF बोल दो, एक ही बात है। तो BF बराबर लगभग बराबर हो जाएगा हमारे पास में PF के, और बराबर हो जाएगा F के, लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगा ये F, तो माइनस में F आ गया। तो इसलिए यहां से हमारे पास में देखो क्या हो गया, 2/BC का मान हमारे पास में कितना हो गया, माइनस में R बराबर 1/BF का मान हो गया माइनस में F, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 में R बराबर आ जाएगा 1 में F, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वज्र गुणा करो तो R बराबर कितना आ गया हमारे पास में 2F के। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है गोलीय दर्पण की, वो इसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर आप ये बोल दो F बराबर कितना आ गया यहां से हमारे पास में R बट्टा 2। मतलब ये कह सकते हो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। और ये जो संबंध है ये दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए समरूपता समतुल्यता मान्य है, एक समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए तो ये दर्पण ये जो सूत्र ए प्लस में आता है, F बराबर R बटा 2 प्लस में आ रहा है, और उत्तर दर्पण के लिए माइनस में आ जाएगा, एक जैसा ही होगा, समान रूप से समतुल्यतः लागू होगा दोनों ही दर्पणों के लिए ये सूत्र, ठीक है। हालांकि मैं सत्यापन करके दूंगा आपको दूसरे का भी। ये था हमारे पास में अवतल दर्पण के लिए इसका सत्यापन। हम लोग संबंध देख रहे थे R और F के मध्य, और ये R और F के मध्य जो संबंध है पहले हमने अवतल दर्पण के लिए देखा था। क्यों? क्योंकि ये जो संबंध है ये सबसे आपकी किताब में अवतल दर्पण के लिए सत्यापित करके दे रखा है, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए इसका सत्यापन आपको दिया गया है और वो हमने आपकी किताब में दे रखा है, वो हमने कर लिया। उत्तल दर्पण के लिए भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है, तो हम उत्तल दर्पण के लिए भी इस संबंध का सत्यापन करते हैं। देखिए कैसे होता है इस संबंध का सत्यापन। उत्तल दर्पण के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखो हम लोग ये जो आपने नाम लिखा था उत्तल दर्पण के लिए हम इसका सत्यापन कर रहे थे, उसको हमने हटा दिया है। अभी हम ये सत्यापन किसके लिए करेंगे, नहीं अवतल दर्पण के लिए जो आपने सत्यापन कर रखा था उसको हमने हटा दिया है। अभी हम ये सत्यापन किसके लिए करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रयास करते हैं, देखिए शायद ये हल हो जाए हमसे। तो देखिए ये जो संबंध है इसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए अगर हम इसका सत्यापन करते हैं, देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैसे करना है आपको इसका सत्यापन। पैटर्न वो का वही है, प्रतिरूप वही का वही है, तरीका वही लगेगा, बस खाली सत्यापन कैसे करना है वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम प्रयास करते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास में है एक उत्तल दर्पण, और ये हमारे पास में हो गया ये हमारे पास में हो गया एक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के इस अवतल पृष्ठ पे हमने पॉलिश कर दी। ये हमारे पास में आ गई मुख्य अक्ष, और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया हमारे पास में मुख्य फोकस का F, और ये हो गया वक्रता केंद्र का C, ठीक है।
और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की जो किरण है ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी आपको? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और ये आपतन बिंदु हो गया ए, और हमने बोला था कि आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा, ये वाली रेखा, ये क्या हो गई हमारे पास में? अभिलंब हो गई। और अगर ये अभिलंब है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, क्योंकि ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया, और दोनों अपवर्तन के नियम परावर्तन के नियम के अनुसार दोनों कोण बराबर होते हैं। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों कोण बराबर हो गए, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार दोनों बराबर होते हैं। अब देखो ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर है, क्योंकि एक्स के आकृति में बन रहे हैं दोनों कोण, शीर्षाभिमुख कोण जिनको आप बोलते हो वो है ये, तो ये हो गया थीटा। इस रेखा को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास में? थीटा हो गया ना। समझ गए आप मेरी बात को, है ना। अब देखिए जेड की आकृति बना ली हमने, ये देखो जेड बन रहा है, उल्टा सीधा कैसा भी बन जाए बनना चाहिए जेड, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर ये समांतर है तो जेड की आकृति के कोण जिन्हें हम एकांतर कोण बोलते हैं वो बराबर होंगे। तो ये जेड बन रहा है हमारे पास में, तो जेड की आकृति का कोण बराबर होने चाहिए, तो ये कोण थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो गया हमारे पास में? थीटा। ऐसे ही देखो ये पूरा भी तो जेड ही बन रहा है हमारे पास में, ये पूरा, ठीक है। तो अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ये वाला भी कितना हो गया हमारे पास में? 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये जो आपतन बिंदु है इससे आपने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया ए बी, और बिंदु बी और पी जो है संपाती है, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे बोल रखा है। अब जो भाषा है इसकी, जो लैंग्वेज है जो मैंने साथ साथ में लिखवाई थी आपको, वो मैं नहीं लिखूंगा बार बार, है ना। आपको नोट्स जो दिए गए हैं, पीडीएफ आज सेंड कर दी गई थी, उस पीडीएफ में आप चेक कर लीजिएगा। आपको ये जो सत्यापन है, इस सूत्र का जो सत्यापन है वो दोनों ही दर्पणों के लिए दे रखा है। पहले हमने अवतल दर्पण के लिए कर रखा है, क्योंकि आपकी किताब में अवतल दर्पण के लिए इसका सत्यापन दे रखा था। ये सत्यापन दोनों ही दर्पणों के लिए कर रखा है उसमें, और विद लैंग्वेज दिया गया है दोनों में, आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो यहां से अगर अपन देखें तो बिंदु बी और पी संपाती हैं, तो जो दूरी आप बी से नापते हो वही दूरी आप पी से नाप सकते हो, बात बराबर ही होगी। देखो पी से लेके एफ तक की दूरी क्या होती है हमारे पास में? फोकस दूरी होती है एफ, है ना। और ऐसे ही पी से सी तक की दूरी क्या होती है? कैपिटल आर, जिसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब यहां से अगर अपन देखें तो त्रिभुज ए बी सी में अगर अपन देखें, हाँ, तो ये हमारे पास में देखो ए बी सी, इसमें थीटा के लिए आप गणना कीजिए तो tan थीटा हो गया हमारे पास में, और tan थीटा बराबर आ जाएगा, यहां से लंब बटा आधार होता है, तो थीटा के लिए लंब क्या हो गया हमारे पास में? ए बी, और बटा आधार क्या हो गया? बी सी, वो का वही हो गया ए बी बटा बी सी जो आपने पीछे वाले में किया था। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी एफ में अगर अपन देखें, ये त्रिभुज आ गया ए बी एफ, इसमें देखो आप 2 थीटा के लिए आपको गणना करनी है, ठीक है। तो tan 2 थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहां से tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बट्टा बी एफ, तो ये हो गया हमारे पास में ए बी बट्टा बी एफ। अब हम ये बोल दें कि यदि थीटा अत्यल्प है तो, यदि थीटा अत्यल्प है तो यहां से अगर अपन देखें हमारे पास में कितना होगा? उस स्थिति में tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अगर थीटा का मान बहुत कम है तो tan थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, तथा tan 2 थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में? 2 थीटा के। तो यहां से आप ये मान लिख दीजिए दोनों समीकरणों में, tan थीटा की जगह आप यहाँ पे थीटा लिख देंगे, और यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह कितना लिख दोगे? 2 थीटा लिख दोगे, ठीक है। तो इस समीकरण में आपने tan थीटा की जगह थीटा लिख दिया, तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास में? ए बी बट्टा बी सी, तथा दूसरे समीकरण में अगर अपन देखें इसमें तो tan इसकी जगह आप लिखोगे 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? ए बी बट्टा बी एफ के। तो 2 थीटा बराबर आ गया ए बी बट्टा बी एफ। तो यहां से आप देखिए 2 और इंटू में थीटा का मान आपने ऊपर ज्ञात कर रखा है, क्या था? ए बी बट्टा बी सी, जो हमने यहां लिख दिया ए बी बट्टा बी सी बराबर ए बी बट्टा बी एफ, बराबर आ जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 2/BC बराबर 1/BF। अब हम चिन्ह परिपाटी देखें ऐसे, अब चिन्ह परिपाटी से
चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें चिन्ह परिपाटी, तो आप देखिए ये BC बोल दो या चाहे आप दूरी P से नाप लो, क्योंकि B और P तो संपाती है, एक ही बात है। तो BC लगभग किसके बराबर होगी हमारे पास में, BC का मान लगभग बराबर होगा PC के, B की जगह आप P लिख सकते हो। BC लगभग बराबर होगी PC के, और इसका मान कितना है हमारे पास में R, चूंकि ये राइट साइड में है ना, दाईं ओर है, तो प्लस में आएगा इसका मान। और ऐसे ही ये जो BF है ये लगभग किसके बराबर होगा, B की जगह आपने P लिख दिया, तो PF बराबर है, ये PF कितना हो गया हमारे पास में, F हो गया, प्लस में आएगा, ये भी राइट साइड में है। ये दोनों मान आप ऊपर वाले समीकरण में लिख दीजिए, तो इसलिए हमारे पास में कितना आ गया, 2/BC का मान हो गया R बराबर 1/F। तो यहां से वज्र गुणा किया आपने, तो R बराबर कितना आ गया हमारे पास में 2F के, मतलब वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी से 2 गुना होता है, ठीक है। या फिर इसी को आप दूसरे रूप में देखते हैं, तो F बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में R/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में F का मान, फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब या तो आप ये बोल सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये था हमारे पास में इस सूत्र का सत्यापन, जो कि हमने पीछे बोला भी था। मैंने आपको कहा भी था कि हम सत्यापन दोनों के लिए करेंगे, हालांकि दोनों हैं एक ही तरीके के, लेकिन हमें करने दोनों के लिए थे सत्यापन, ठीक है ना, है ना। अब हम आगे एक और संबंध का सत्यापन करेंगे जो कि कहलाता है दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, और पूछा गया है 2015 में पूछा गया है शायद, या 13 में पूछा गया है, ऐसा मुझे पूरा ध्यान में नहीं है। बड़े सवाल के रूप में एक 4 नंबर का प्रश्न था, उसमें बोला गया था कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन करते हुए R और F में संबंध भी सत्यापित कीजिए। क्योंकि दोनों अकेला ये एक जो डेरिवेशन है ये 4 नंबर के लायक नहीं बनता, ये अकेला डेरिवेशन 4 नंबर के लायक नहीं है, इसलिए 1 नंबर 1.5 नंबर का तो सवाल ये पूछ लिया, और 2.5 नंबर में आपको दिया था दर्पण सूत्र का सत्यापन, ठीक है। टोटल मिला के 4 नंबर हो गए थे, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे सत्यापन करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। पहले दर्पण सूत्र के सत्यापन से पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, दर्पण सूत्र होता क्या है, और दोनों ही दर्पणों के लिए आपको इसका सत्यापन करना है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। हालांकि ये दोनों ही दर्पणों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, लेकिन सत्यापन हमें दोनों के लिए करना है। लेकिन पहले हम लोग कौन से दर्पण के लिए इसका सत्यापन करेंगे, अवतल दर्पण के लिए इसका सत्यापन करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए इसका जो सत्यापन है आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में उत्तल दर्पण के लिए इसका सत्यापन करेंगे, ठीक है। करते हैं कोशिश, देखो हो जाए शायद। देखिए हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम देखें तो कोशिश करते हैं हम लोग। क्या होता है देखो, आपने जैसे देखो कोई भी एक दर्पण ले लिया, गोलीय दर्पण है, जैसे ये दर्पण है ना। इस दर्पण के लिए आपने यहां वस्तु रख दी, तो वस्तु की जो दर्पण से दूरी होती है वो होती है u, उसको u से दर्शाते हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया ये, तो प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी होती है उसको हम v से दर्शाते हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v, और साथ में दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, f होती है, ठीक है। साथ में दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, f होती है। तो हमें संबंध का सत्यापन किसके लिए करना है, किनके मध्य करना है, किसी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, किसी गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u, व प्रतिबिंब की दूरी यानी v, व फोकस दूरी यानी f, इनके मध्य एक संबंध सत्यापित होता है, और उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी है ना u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, व फोकस दूरी के मध्य सत्यापित होने वाला जो संबंध होता है, उस मध्य के संबंध को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है। करते हैं कोशिश, देखो दर्पण सूत्र क्या होगा और कैसे बनेगा हमारे पास में। पहली बात तो मैं आपको इस दर्पण सूत्र के बारे में बता देता हूं। ये दर्पण सूत्र हमारे पास में क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारे पास में दर्पण सूत्र। यहाँ पे f का मतलब क्या है, ये f का मतलब क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। v का मतलब क्या है, दर्पण की, यहाँ पे v का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है यहाँ पे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब है हमारे पास में दर्पण से वस्तु की दूरी। इनके मध्य एक संबंध सत्यापित करना है आपको। ये संबंध क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है।
मतलब किसी गोलीय दर्पण से, किसी गोलीय दर्पण के लिए या किसी गोलीय दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां u व v तथा दर्पण की फोकस दूरी f के मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये जो दर्पण सूत्र है ये निम्न होता है, और ये क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। हालांकि ये जो सूत्र है इसका सत्यापन हमें दोनों के लिए ही करना है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। पहले मैं एक बात बता देता हूं, ये जो दर्पण सूत्र है ये दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए समतुल्यतः मान्य होता है, दोनों ही दर्पणों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। हालांकि हमें इसका सत्यापन दोनों ही दर्पणों के लिए करना है, लेकिन पहले हम इसका सत्यापन कौन से दर्पण के लिए करेंगे? अवतल दर्पण के लिए करेंगे। और अवतल दर्पण से के लिए इसके सत्यापन के बाद में हम सत्यापन किसके लिए करेंगे? इसका उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए पहले सत्यापन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी किताब में ये जो सत्यापन है ये केवल और केवल किसके लिए दिया गया है? अवतल दर्पण के लिए दे रखा है। उत्तल दर्पण के लिए इसका सत्यापन आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें ये दोनों के लिए करना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों के लिए पूछा जा सकता है, किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। देखो, तो ये जो सत्यापन है, दर्पण सूत्र का सत्यापन, दर्पण सूत्र का सत्यापन हमें करना है, तो उसके बारे में अगर अपन देखें, देखिए क्या होता है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि दर्पण सूत्र का सत्यापन हमें करना है। ठीक है, हम देखते हैं दोनों ही दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका सत्यापन किसके लिए करेंगे? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हम इसका सत्यापन करें, देखिए क्या होता है। तो देखिए कैसे होगा इसका सत्यापन दर्पण सूत्र के लिए, अवतल दर्पण के लिए। जैसे ये हमारे पास में है एक अवतल दर्पण, और ये जो अवतल दर्पण है इसके लिए हो गया ये P, ये हो गया हमारे पास में F, ये हो गया हमारे पास में C। ठीक है, ये हमारे पास में हो गई वस्तु। और आपने बोला था कि जैसे यहाँ पे आपने ले लिया C, है ना, तो हमने क्या बोला था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो लौट गई। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास में बन गया प्रतिबिंब। वस्तु हमने ले ली AB, और ये प्रतिबिंब हमने क्या ले लिया? A' B'। ठीक है, अब ये आपतन बिंदु आपने ले लिया, C तो ले नहीं सकते, D ले लिया आपने क्योंकि C आ चुका है यहाँ पे, और इससे आपने इस पर एक लंब डाल दिया, तो ये बिंदु हो गया E। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि बिंदु E और P जो है लगभग संपाती है, मतलब जो दूरी आप P से नापेंगे वही दूरी आप E से भी नाप सकते हो, दूरियां बराबर आएंगी। ठीक है, तो F और P के मध्य की जो दूरी होती है क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसको F से दर्शाया था आपने। ऐसे ये हमारे पास में प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी थी ये क्या थी? V, तो ये V से दर्शा दी। C यानी वक्रता केंद्र की P से जो दूरी होती है वो हमने दर्शा दी R से, और वस्तु की इससे जो दूरी है ये हमने दर्शा दी U से। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे सत्यापन का प्रयास करें। देखिए जो संबंध आपने ऊपर बोल रखा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसके सत्यापन का हम प्रयास करते हैं। देखो क्या होता है, ये आ गया हमारे पास में। अब देखो आप पहले तो हम ये बता देते हैं कि बिंदु E व P लगभग संपाती है। बिंदु E व P लगभग संपाती है। तो यहां से आगे अगर अपन देखें इसमें, तो देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है ABC, और एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में A' B', ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि देखो दो कोण बराबर, समरूप होने के लिए क्या होता है? अगर त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखो एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज A' B', इसमें ये कोण और इसमें ये कोण दोनों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें ये कोण 90 और इसमें ये कोण 90, दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो ये लिखा जा सकता है कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप होगा त्रिभुज A' B' के। ठीक है, और अगर ये समरूप होंगे तो त्रिभुजों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस त्रिभुज की भुजा AB बट्टा A' B', AB बट्टा A' B' बराबर आ जाएगा A' B' बट्टा AB बट्टा A' B' आ गया, बराबर हो जाएगा AC बट्टा A'।
तो AC बट्टा A डैश C, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो देखिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज A डैश B डैश F, ये भी दोनों समरूप होंगे। तो त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F के, ठीक है ना। और अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इसकी भुजा DE बट्टा इसकी भुजा A डैश B डैश, तो आ जाएगा DE बट्टा A डैश B डैश बराबर EF बट्टा A डैश EF बट्टा A डैश E। अब यहां से अगर अपन देखें इसमें क्या होता है और कैसे होता है, ये आ गया हमारे पास में। अब देखो चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं समांतर हैं, तो ये DE और ये AB दोनों बराबर होंगी। इनके बीच का अंतर, इनके बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए। समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं, तो इनके बीच की दूरियां DE और AB दोनों बराबर होंगी ना। तो इसलिए इस DE की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, AB। तो यहाँ पे इस DE की जगह आपने क्या लिख दिया, AB, और अपॉन में क्या आ गया, A डैश B डैश बराबर EF बट्टा A डैश E। तो EF बट्टा A डैश E ये आ गया हमारे पास में। और ये क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है DE किसके बराबर होता है, AB के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम देखें, इसमें देखिए क्या होगा, आपने ये लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों से देखिए, एक तो इस समीकरण से और एक इस पहले वाले समीकरण से। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो इन दोनों समीकरणों से देखो आप, यहाँ पे AB बट्टा A डैश B डैश का मान आपको क्या मिला है, ये मान आपने वहां लिख दिया। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC बट्टा A डैश C बराबर EF बट्टा A डैश E। तो यहां से अब देखो AC ये अकेली कोई दूरी नहीं है, लेकिन AC को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरी दूरी AP में से अगर आप ये CP माइनस कर देते हो तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो AC को आपने क्या लिख दिया, AP माइनस CP अपॉन A डैश C। अब ये भी अकेली कोई दूरी नहीं है, इस A डैश C को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरी दूरी CP में से A डैश P माइनस कर दो, आप क्या मिल जाएगा आपको, A डैश C। तो क्या आ गया, CP माइनस A डैश P। तो इसकी जगह हमने लिख दिया CP माइनस में A डैश P बराबर EF, E से F नाप लो और चाहे P से F नाप लो, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारे पास में EF बट्टा A डैश E। A डैश E भी कोई अकेली दूरी नहीं है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पे A डैश F आएगा। देखो ये दोनों त्रिभुज DEF और A डैश B डैश F को आपने समरूप किया था, तो DE बट्टा A डैश B डैश और EF बट्टा A डैश F है ना, EF बट्टा A डैश F। तो यहाँ पे आएगा A डैश F, यहाँ पे भी A डैश F आएगा और यहाँ पे भी A डैश F था। अब ये A डैश F जो ये अकेली कोई दूरी नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो, A डैश P माइनस में PF। तो इसको आपने लिख दिया A डैश P माइनस PF, ठीक है। अब हम चिन्ह परिपाटी देखें तो चूंकि AP किसके बराबर है, A से P तक की दूरी किसके बराबर है, U के। चूंकि लेफ्ट साइड में है सारी दूरियां, तो सारी माइनस में आएंगी, तो माइनस में आ गया U। फिर उसके बाद में देखिए CP, C से P तक किसके बराबर है, R के। लेफ्ट साइड में है तो माइनस में आएगा ही, तो CP जो है ये बराबर होगा माइनस में R के। तो बराबर माइनस, और R किसके बराबर होता है, 2F के, जो कि हमने पीछे सत्यापित किया है। फिर CP के बाद में देखिए A डैश P, तो A डैश P का मान देखो आप, ये क्या हो गया हमारे पास में V, जो कि लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आ गया, ठीक है। और EF बोल दो या PF बोल दो, एक ही बात है। तो EF लगभग बराबर होगा PF के, और बराबर हो गया माइनस का F। ये सारे मान आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो AP का मान आपने लिख दिया माइनस में U, माइनस CP का मान कितना है, माइनस में 2F, तो माइनस माइनस हो गया प्लस में 2F अपॉन CP का मान हो गया माइनस में 2F, माइनस A डैश P का मान है माइनस में V, तो माइनस माइनस आ गया प्लस में V, ठीक है। फिर बराबर आ जाएगा EF, तो EF का मान कितना है हमारे पास में, माइनस का F बट्टा A डैश P, इसका मान है माइनस का V।
फिर माइनस पी एफ का मान हो गया माइनस का एफ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस में एफ, ठीक है। और इनको हम गुणा करें तो इसको आप पहले वज्र गुणा कीजिए, इससे करेंगे तो माइनस के यू को माइनस के वी से गुणा कीजिए, कितना आ गया प्लस में यू वी। फिर माइनस के यू को प्लस के एफ से गुणा कीजिए तो माइनस में यू एफ। फिर 2f को माइनस के v से गुणा किया तो माइनस में 2vf बराबर, नहीं सॉरी, माइनस के 2f को v से गुणा किया तो कितना आ गया माइनस में 2vf। फिर प्लस के 2f को f से गुणा कीजिए, कितना आ गया 2f का स्क्वायर बराबर माइनस के f को आप इससे गुणा कीजिए माइनस के 2f से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस में 2f का स्क्वायर। फिर माइनस के f को प्लस के v से गुणा किया तो माइनस में vf। अब देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपने रख लिया uv और बाकी को आप ट्रांसफर कर दो दूसरे साइड में ले जाओ, तो ये जो uf है ये इधर आएगा तो प्लस में आ गया uf, ये 2vf इधर माइनस का है उधर जाके हो गया प्लस में 2vf, और ये कैंसिल हो गया। फिर बराबर के बाद में भी ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा केवल माइनस का vf, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया uv बराबर आ जाएगा uf और प्लस में 2vf में से vf माइनस कर दो आप, कितना बच जाएगा आपके पास में vf। पूरे समीकरण में आप uvf का भाग दे दो तो uv अपॉन में uvf बराबर uf अपॉन में uvf प्लस vf अपॉन में uvf। तो यहां से अपन देखें uv से uv कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन f बराबर u से u और f से f कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन v प्लस v से v और f से f कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन u। ये आ गया हमारे पास में दर्पण सूत्र, जो कि हमने पीछे बोला था, यही दर्पण सूत्र था, इसका ये सत्यापन हो गया। अब यही सत्यापन हम देखेंगे किसके लिए, कौन से दर्पण के लिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग उत्तल दर्पण के लिए इसका सत्यापन देखते हैं। ऐसा का ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस खाली उसमें क्या है हम नामकरण भी ऐसे ही करेंगे, बिंदुओं के जो नामांकन है वो भी हम ऐसे ही रखेंगे ताकि आगे हमें दिक्कत ना लगे, ठीक है ना, ताकि हमें आगे दिक्कत ना लगे। तो हम ये सत्यापन जो है किसके लिए देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए। देखो आप ये ध्यान रखना, आपने इसमें कौन से त्रिभुज समरूप किए थे, एक तो आपने त्रिभुज ए बी सी को समरूप किया है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ठीक है ना, देखो यहाँ पे, और दूसरा आपने त्रिभुज डी ई एफ को ए डैश बी डैश एफ से समरूप किया है, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, इनसे किया था। तो यही दोनों हम देखते हैं आगे यही काम में आते हैं कि नहीं आते, सेम टू सेम ये के लेने हैं आपको। सत्यापन देखो मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं और सत्यापन का सत्यापन के लिए प्रयास आपको करना है, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सत्यापन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पहले आपको इसके लिए कोशिश करनी है कि शायद आपसे हो जाए, और हो सकता है आराम से हो जाएगा। अब ये सत्यापन हमें किसके लिए देखना है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये हमारे पास में है जैसे एक उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण के लिए ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष है, ये P, ये हो गया F, ये हो गया C, और ये हो गया हमारे पास में AB। वस्तु हो गई मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण आपतित की है, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, सी पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगी ना। तो यहाँ पे इनके प्रतिच्छेद से हमारे पास में प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रतिबिंब क्या हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपतन बिंदु हो गया डी, और इस आपतन बिंदु से आपने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया DE, ठीक है। AB है वस्तु, इसकी दर्पण से दूरी जो है AP हमने क्या ले ली U, जो कि लेफ्ट साइड में माइनस में आएगी। फिर इस P से आप इस प्रतिबिंब की दूरी देख लो, ये होगी V, जो कि राइट साइड में होने के कारण से प्लस में आएगी। इस P से आप इस F की दूरी देख लो, ये हो गई फोकस दूरी F, जो कि राइट साइड में प्लस में आएगी। इस P से C की दूरी देख लो, ये आ गई R,
और ये आ जाएगी प्लस के अंदर, ठीक है ना। हालांकि एक बात आप ध्यान रखना, ये बिंदु ई और पी यहाँ पे भी संपाती है, ठीक है ना। अब देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में ये कोण तो कॉमन है और ये यहाँ पे कोण 90 और यहाँ पे कोण 90, दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, जो कि हमने यहाँ पे भी किए ना। दूसरा एक त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। इनमें देखो आप ये कोण एफ तो कॉमन है और ये कोण 90 है और इसमें ये कोण 90 है, तो दो कोण बराबर होते हैं, ये त्रिभुज भी समरूप हो गए, जो कि हमने यहाँ पे भी किए हैं, सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो इसके सत्यापन के लिए आप कोशिश करेंगे, इसके लिए सत्यापन के लिए आप कोशिश करेंगे। अगर आपसे सत्यापन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो इसका सत्यापन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।